नमस्कार साथियों, स्वागत है सभी का आज के सेशन में। और आज हम 6 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चनों का एनालिसिस करने वाले हैं। ठीक है, जो भी क्वेश्चन हम तक पहुंचे उन सभी का बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ आपको आंसर बताने जाएंगे। ठीक है, यदि आपने इससे पहले वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाइए, आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन आपका आया था कि संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 किससे संबंधित हैं। ठीक है, तो संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 जो हमारे मूल अधिकार से संबंधित हैं। और देखिए इनके बारे में जान लेते हैं। भारतीय संविधान के जो मूल अधिकार हैं इन्हें संविधान के भाग 3 में रखा गया है और अनुच्छेद 12 से 35 तक में। ठीक है, और ये अधिकार भारतीय नागरिक को दिए जाते हैं और इन्हें मौलिक अधिकार कहा जाता है क्योंकि ये सभी तरह के विकास के लिए जरूरी है। ठीक है, इन अधिकारों की खास बातें जान लेते हैं। देखिए, जो ये अधिकार हैं मौलिक अधिकार सामान्य कानूनी अधिकारों से अलग होते हैं, इनका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। इनकी सुरक्षा का जिम्मा जो है वो उच्च न्यायालय का, सर्वोच्च न्यायालय का होता है और इनका उल्लंघन होने पर अदालत में जाया जा सकता है। ठीक है, इनमें संशोधन जो संसद है वो संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान की मूल संरचना को नहीं बदला जा सकता। ओके, और राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कुछ अधिकारों को निलंबित भी किया जा सकता है। ठीक है, आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है। ठीक है, संविधान के जितने भी हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उन सभी को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है वो है रंगराजन समिति से संबंधित। ठीक है, रंगराजन समिति जो है वो किससे संबंधित है, तो वो समिति गरीबों के अनुमान से संबंधित है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, इसका जो आंसर होगा वो गरीबों से संबंधित है। इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। ठीक है, देखिए साल 2012 में भारत सरकार ने गरीबी के स्तर का आकलन करने के लिए रंगजनन समिति का गठन किया था और इस समिति की अध्यक्षता भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर सी रंगराजन ने की थी। और इस समिति ने गरीबी मापने के लिए तेंदुलकर समिति का इस्तेमाल किया था। देखिए, तेंदुलकर पद्धति का इस्तेमाल किया था। ओके, और इस समिति ने शहरी इलाकों में 47 रुपये और ग्रामीण इलाकों में 32 रुपये प्रतिदिन से कम खर्चे वाले व्यक्ति को गरीब माना था। ओके, और इन समिति ने साल 2011-12 में देश की 29.5% आबादी को गरीबी रेखा से नीचे बताया था। ओके, और इस समिति ने पेट्रोलियम के उत्पादों से जुड़े मूल्य निर्धारण और कराधान नीतियों पर भी अध्ययन किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका जो आया था, महालनोबिस मॉडल का संबंध किस पंचवर्षीय योजना से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था। तो जो महालनोबिस मॉडल जो है संरचना पर आधारित वो दूसरी पंचवर्षीय योजना है। ठीक है, कि महालनोबिस का जो पूरा नाम है वो भी आपको याद होना चाहिए, प्रशांत चंद्र महालनोबिस। ठीक है, का मॉडल भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना से जुड़ा है और महालनोबिस एक प्रसिद्ध भारतीय सांख्यिकीविद और वैज्ञानिक थे। महालनोबिस के बारे में खास बातें जान लेते हैं। देखिए, यह जो मॉडल है जो उपभोग वस्तुओं के क्षेत्र में औद्योगिक निवेश के पैटर्न को बदलने पर आधारित था। ठीक, इस मॉडल के जरिए यह सुझाव दिया गया था कि उपभोग के स्तर को ऊंचा ले जाने के लिए सबसे पहले पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन में क्षमता बढ़ाने में निवेश करना चाहिए। ठीक है, और इस मॉडल के जरिए बेरोजगारी खत्म करने के लिए औद्योगिक उत्पादन को तेजी से बढ़ाने की योजना बनाई गई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका जो आया था वो आपका है, चापचर कूट त्योहार भारत के किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्योहार है। ठीक है, डैश डैश था यहाँ पे। ठीक है, तो ये मिजोरम का एक त्योहार है। कि इसके बारे में जान लेते हैं मिजोरम के बारे में और चापकर कूट त्योहार के बारे में। चापकर कूट जो है मिजोरम भारत का एक त्योहार है और यह मार्च के दौरान झूम कृषि के सबसे कठिन कार्य पूरा होने के बाद मनाया जाता है, अर्थात जंगल समाशोधन। यही एक बसंत त्योहार है जिसे बहुत श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाता है। ठीक है, ये जो त्योहार है, ठीक है, यहाँ जो होती है झूम खेती होती है। झूम खेती क्या होती है, इसको आपको जंगल काट कर वहाँ खेती करना। ठीक है, जंगल पहले काट लेते हैं और उसी जगह पर जंगल को जलाकर और उसी जगह पर खेती की जाती है, इसलिए उसको हम झूम खेती कहते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि रामनाथ बी राघवन। ठीक है, रामनाथ बी राघवन निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। ठीक है, तो रामनाथ बी राघवन है वो मृदंग वादक है। ठीक है, मृदंग वादन से यदि क्वेश्चन है तो मृदंग वादन की जितने मृदंग वादक हैं उन सभी का नाम आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए, अगला भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, रामनाथ बी राघवन, इनको तो आप देख चुके हैं। दूसरे नंबर पे आते हैं बी शशि कुमार। ठीक है, जो इस तरह से नंबर दिए गए हैं सबसे ऊपर वाले नंबर, इन नंबरों की जो सबसे ऊपर है उनके आने की सबसे अधिक संभावना है। ठीक है, इसलिए आपको ऊपर वाले नंबर को अच्छी तरह से याद कर लेना है। ओके, देखते हैं। देखिए, बी शशि कपूर हो गए, दूसरे नंबर पर आया है एल सुब्रमण्यम, तीसरे नंबर पे आपके अभिजीत पी एस नायर, अगले नंबर है पालधर रघु, अगले नंबर आता है ठाकुर भीकम सिंह का, अगला नंबर आता है जगदीश सिंह का, इसके बाद नंबर आता है एस वी राजा राम का, इसके बाद आता है के वी प्रसाद का। ठीक है, तो ऊपर के जो 3 नंबर है मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनको अच्छी तरह से याद कर लेना। ठीक है, और पालघाट मणि अय्यर देख लेते हैं। देखिए, मृदंग जो है
दक्षिण भारत के कर्नाटक संगीत में बजाया जाने वाला दो मुंह वाला एक ढोल है और यह लकड़ी से बना होता है। इसका आकार कोणीय वायरल जैसा होता है। मृदंग को चमड़े और कटहल की लकड़ी से बनाया जाता है। ठीक है, ये किस तरह का आकार होता है, देखिए इस तरह का आकार होता है। ओके, यानी कि एक तरह से बड़ा होता है और एक तरह से छोटा होता है। ढोलक है, ठीक है, ढोलक ही होता है लेकिन एक साइड में साइड थोड़ा ज़्यादा मुंह खुला होता है, एक साइड में हल्का सा हल्का होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका जो आया था मौसम से संबंधित था। क्या था, देखिए मौसम संबंधित घटनाएं कौन सी परत में होती हैं, यानी कि कौन से मंडल में होती है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, जो मौसम संबंधित जितनी भी घटना है वो आपके क्षोभ मंडल में होती है। ठीक है, क्षोभ मंडल के बारे में आपको सारी इंपॉर्टेंट बातें अच्छी तरह से याद कर लेनी है, कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। मौसम संबंधी घटनाएं पृथ्वी के क्षोभ मंडल में की जो सबसे निचली परत है क्षोभ मंडल, उसमें सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, और यह परत पृथ्वी की सतह से शुरू होकर, यानी कि पृथ्वी की सतह से शुरू होकर 7 से लेकर 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती हैं। ओके, और देखिए इसकी खास बातों के बारे में देखते हैं। क्या है इसकी खास बातें, यह परत वायुमंडल में सबसे अहम भूमिका निभाती है। इसमें ज़्यादातर मौसम संबंधित घटनाएं होती हैं और इसमें ज़्यादातर जलवाष्प होता है। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ इसके तापमान में कमी आती है। ओके, और प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस की दर से यह तापमान वहाँ घटता है। ओके, और भूमध्य रेखा पर इसकी ऊंचाई सबसे ज़्यादा और ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई सबसे कम होती है। ठीक है, यानी कि जो परत होती है वो इस तरह से बढ़ती है। ओके, यानी कि जहाँ ध्रुव होते हैं वहाँ इसकी ऊंचाई, इसकी जो परत हो वो सबसे कम होती है, यानी कि 7 किलोमीटर रह जाती है। और जहाँ भूमध्य रेखा होती है वहाँ सबसे ज़्यादा, यानी कि 20 किलोमीटर। ओके, और गर्मियों में इसकी ऊंचाई ठंडों की तुलना में ज़्यादा हो जाती है तथा वाणिज्य विमान इसी परत में क्षोभ सीमा के पास उड़ान भरते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आया था कि चीन में सबसे ज़्यादा कौन सा धर्म है। ठीक है, तो चीन में यदि ऑप्शन में देखिए आपके ताओवाद धर्म था। ठीक है, लिखिए ओके, ताओवाद धर्म था। यदि आपका बौद्ध धर्म ऑप्शन में था तो आपको बौद्ध धर्म लगाना था। अगर ये बौद्ध धर्म नहीं था तो आपको ताओवाद धर्म लगाना था। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या है, देखिए इसके बारे में। देखिए साल 2023 के अनुमानों के मुताबिक चीन में बौद्ध धर्म सबसे ज़्यादा माने जाने वाला धर्म है। ठीक है, सबसे अधिक जो धर्म है बौद्ध संख्या चीन में, तो बौद्ध धर्मों की संख्या है, लेकिन बौद्ध धर्म यदि ऑप्शन में नहीं था तो आपको ताओवाद लगाना था। ओके, अब देखिए चीन में सबसे ज़्यादा थी और चीन में करीब 47 करोड़ लोग जो बौद्ध धर्म को ही मानते हैं और एक कुल आबादी का 33.4% है। चीन में बौद्ध धर्म के अलावा ताओवाद, ईसाई धर्म और इस्लाम को भी मान्यता दी जाती है। ओके, और इम्पोर्टेंट बात देखिए धर्म से संबंधित जुड़ी जो कि जितनी भी जानकारियाँ हैं चीन के बारे में, उनके बारे में देख लेना है एक नज़र में। देखिए चीन में धर्म विविधतापूर्ण है, यानी कि विवादपूर्ण में है। ओके, चीन में ज़्यादातर लोग गैर धार्मिक है, यानी किसी धर्म को मानने वाले नहीं है अधिकांश लोग। ठीक है, और चीन में हिंदू धर्म को मानने वाले लोग जो हैं वहाँ के अल्पसंख्यक के अंतर्गत आते हैं और चीन में इस्लाम को मानने वाले भी लोग अल्पसंख्यक के अंतर्गत ही आते हैं। और चीन में कन्फ्यूशनवाद, ताओवाद और बौद्ध धर्म के विचारों को रीति रिवाज से मिलकर चीनी लोक धर्म बना है वहाँ। ओके, और चीन में हिंदू धर्म का अभ्यास मध्यकालीन काल से हुआ करता था और चीन में हिंदू धर्म के उदाहरण जो हैं वो है जैसे कि काइयुआन एक मंदिर है वहाँ। ओके, उससे कुछ मिलते हैं हिंदू धर्म के उदाहरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रोजर बिन्नी से संबंधित कोई क्वेश्चन यदि आया था आप कमेंट में जरूर बताएं, और नहीं आया था तो इसके बारे में पढ़ लेना। ठीक है, क्योंकि इससे संबंधित सेकंड, इससे पहले जो शिफ्ट हुई थी कल वाली थर्ड शिफ्ट, उसमें क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, रोजर बिन्नी इनमें से किससे संबंधित है। ठीक है, तो रोजर बिन्नी का संबंध है वो क्रिकेट से संबंधित है और रोजर बिन्नी भारत के क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारे पॉइंट याद कर लेना, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है दोबारा। ये भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के 36वें और वर्तमान अध्यक्ष भी हैं। रोजर बिन्नी का जन्म है 19 जुलाई 1955 को बेंगलोर में हुआ था। वह भारत के एंग्लो इंडियन क्रिकेटर भी हैं। ओके, एंग्लो इंडियन क्रिकेटर है जिनका जन्म विदेशों में हुआ है। ओके, और उन्होंने 1979 में पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया था। उन्होंने 1983 में क्रिकेट वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा विकेट लिए थे। ओके, उन्होंने 1985 में ऑस्ट्रेलिया में हुई वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट चैंपियनशिप में भी सबसे ज़्यादा पदक विकेट लिए थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपका आया था 2022 में भारत में थॉमस कप किस देश को हराकर जीता था। ठीक है, तो इंडोनेशिया को हराकर जीता था इन्होंने। ये थॉमस कप है, देखिए कप से रिलेटेड यदि क्वेश्चन आया तो सारे कप जितने भी हैं आपको सभी को याद कर लेना है। ओके, देखिए थॉमस कप है बैडमिंटन, भारतीय पुरुष टीम ने इंडोनेशिया को हराकर जीता था। पहला जो खिताब है वो लक्ष्य सेन, किदाम्बनी श्रीकांत, चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी की युगल जोड़ी ने अपने अपने मैच जीतकर भारत को थॉमस कप जिताया में जीत हासिल दिलाया थी। ठीक है, और देखिए जितने भी कप हैं उन सभी कप को आपको अच्छी तरह से कौन सा कप किस खेल से जुड़ा है अच्छी तरह से याद कर लेना है। देखिए बैडमिंटन से जुड़े कप कौन से हैं,
थॉमस कप हो गया आपका बैडमिंटन से है, कुबेर कप बैडमिंटन से है, यूरोप कप है, मलेशिया कप और हरीला कप, ये सारे कप किससे हैं? बैडमिंटन से संबंधित हैं। फुटबॉल से संबंधित कप देख लेते हैं। सुब्रतो कप का फुटबॉल से संबंधित है, डूरंड कप है, संतोष कप है, फीफा वर्ल्ड कप है और लॉ लीगा कप, ये भी क्या फुटबॉल से संबंधित है। हॉकी से रिलेटेड देख लेते हैं कौन कौन से कप है। नेहरू कप आपका हॉकी से है, सुल्तान अजमत शाह कप आपका हॉकी से है, सिंधिया गोल्ड कप हॉकी से है, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं टेबल टेनिस से जुड़ा कौन सा कप, स्वीथिंग कप, ठीक है। एक ही क्वेश्चन है इससे। अब देखिए टेनिस से जुड़ा हुआ कप कौन सा है, डेविस कप आपका जो है वो टेनिस से संबंधित है, जुड़ा हुआ, ओके। और गोल्फ से संबंधित कप कौन सा, राइडर कप आपका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट राइडर आ चुका है और आने की संभावना भी सर्वाधिक है, ठीक है। पहले इससे जो पहले एग्जाम होते हैं उन सब में आता है, अभी तक आया नहीं है लेकिन आ सकता है। गोल्फ से जुड़ा कप कौन सा है, राइडर कप है। और सोलहेम कप किससे है, गोल्फ से संबंधित है, तथा वाकर कप भी गोल्फ से ही संबंधित है, ठीक है। क्रिकेट से संबंधित देख लें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिकेट के तो सारे कप आपको याद ही होने चाहिए। कौन कौन से हैं, देवधर ट्रॉफी है क्रिकेट के लिए दी जाती है, दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट के लिए दी जाती है, इरोनी ट्रॉफी क्रिकेट के लिए और एसएच कप भी क्रिकेट के लिए, गावस्कर वाटर ट्रॉफी भी क्रिकेट के लिए दी जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आया था कि रानप्पा नृत्य किस राज्य से संबंधित है, ठीक है। तो रानप्पा नृत्य आपका जो है वो उड़ीसा राज्य से संबंधित है, ओके। जितने भी नृत्य हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी को आपको देख लेना। देखिए उड़ीसा में कौन कौन से नृत्य हैं, उड़ीसा हो गया, डंडा हो गया, नाटा हो गया और छऊ, ये क्या है, उड़ीसा से संबंधित नृत्य हैं। अब देखिए भारत में जो लोक नृत्य है और उनके राज्यों से संबंधित, देखिए जो होजिर नृत्य है वो कहाँ का है, त्रिपुरा का, ओके। तो आंध्र प्रदेश के नृत्य के बारे में देख लेते हैं कौन कौन से, घंटा मर्दला नृत्य हो गया, ओट्टम थेडम हो गया, ठेडल हो गया, मोहिनीअट्टम आंध्र प्रदेश का, कुम्मी आंध्र प्रदेश का, सिद्धि हो गया, माधुरी हो गई और छड़ी, ये सारे नृत्य आपके कहाँ हैं, आंध्र प्रदेश के हैं। कर्नाटक के नृत्य देख लेते हैं तो यक्षगण हो गया, हुंतरी हो गया, सुग्गी हो गया, कुथिन कुनिथा हो गया, करगा हो गया, लाम्पी हो गया, ये क्या है, कर्नाटक के नृत्य हैं। मध्य प्रदेश के देखते हैं, जावरा हो गया, मटकी हो गई, अड़ा हो गया, कड़ा नाच हो गया, फूलमती हो गया, गिद्ध नृत्य हो गया, कहाँ के सारे मध्य प्रदेश से। और सोलह लार्की हो गया, सेला भडोनी हो गया और मंच, ये सारे नृत्य आपके मध्य प्रदेश के हैं, ओके। छत्तीसगढ़ के देख लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट आने की संभावना सर्वाधिक रहती है। गौरैया मरिया है, पैंथी है, राउत नाच है, मांडपाणी है, बेड़ामती है, कपालिक है, भारथरी है, चरित्र और नंदनानी, ओके। ये सारे क्या हैं, झारखंड के हैं। ठीक है, महाराष्ट्र के देख लेते हैं। महाराष्ट्र का जो सबसे प्रमुख नृत्य है वो आपका है कोली नृत्य, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको जो आया था वो है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का कौन सा संस्करण 2023 में उत्तर प्रदेश में हुआ था। खेलो इंडिया यूथ गेम का ये कौन सा तीसरा संस्करण था, ओके। तीसरा संस्करण का, तीसरे संस्करण का जो आयोजन है वो उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में किया गया था। इस संस्करण में कुल 21 खेलों को शामिल किया गया था, ओके। ये भी आपको ध्यान रखना, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं कि 4 शहरों में और खेल कितने थे, सारे 21 खेलों को, एक नया खेल इसमें शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुरंदर की संधि के समय शिवाजी के मुगलों को में कितने किले दिए थे, ठीक है। शिवाजी ने जो मुगलों को कितने किले दिए थे, तो 23 किले दिए थे उसमें, ठीक है। पुरंदर की संधि के तहत शिवाजी ने मुगलों को 23 किले दिए थे और यह जो संधि है वो 11 जून 1665 को हुई थी, ओके। सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कोई भी आ सकता है। देखिए मुगल साम्राज्य के जो सेनापति थे उसमें जय सिंह थे, ठीक है। जय सिंह जो था मुगल साम्राज्य के सेनापति थे उसमें, और छत्रपति शिवाजी के बीच ये संधि हुई थी, ओके। जय सिंह और छत्रपति शिवाजी के बीच। और ये भी आपको याद रखना कि जय सिंह जो थे उसमें मुगलों के सेनापति थे। और पुरंदर की शर्तें जो हुई थी उसमें क्या क्या शर्तें थी, देखिए उस जो पुरंदर की शर्तें हुई उस शर्तों के तहत शिवाजी को 23 किले मुगलों को देने थे, ठीक है। और शिवाजी को अपने शेष 12 किलो रखने की अनुमति मिली थी कि शिवाजी को मुगल आधिपत्य को स्वीकार करना था और शिवाजी को 4 लाख रुपए की श्रद्धांजलि देनी थी, ओके। शिवाजी ने अपने बेटे संभाजी के अधीर शाही सेवा के लिए 5,000 सैनिकों की पूर्ति करने का भी वचन दिया था, ओके। और शिवाजी को औरंगजेब के साथ एक राजनीतिक बैठक के लिए आगरा भी जाना था, ये भी क्या थी, एक शर्त थी संधि की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका जो आया था कि मालदीप में कौन सी भाषा बोली जाती है, ठीक है। तो मालदीप में भाषा से संबंधित क्वेश्चन आया थे। जितने भी आपके पड़ोसी देश हैं कम से कम उनकी तो भाषा आपको याद ही होनी चाहिए, ठीक है। तो मालदीप की कौन सी भाषा बोली जाती है, वो आपकी होती है वैदिक भाषा बोली जाती है, ठीक है। इसके साथ साथ देख लेते हैं भारत के जो पड़ोसी देश हैं उसमें कौन कौन सी भाषा बोली जाती है। देखिए जो बांग्लादेश में बंगाली भाषा बोली जाती है और बंगाली को बंगला के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। पाकिस्तान में उर्दू भाषा बोली जाती है और नेपाल में नेपाली बोली जाती है, श्रीलंका में सिंहली और तमिल बोली जाती है, ठीक है। अफगानिस्तान में पाश्तो बोली जाती है और दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेजी
और अफ़गानिस्तान बोली जाती है, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका को बोले इसका भी इम्पोर्टेंट हो सकता है, ओके, आ सकता है। और त्रिनाद और टोबैगो में अंग्रेजी, स्पेनिश, फ्रेंच, हिंदी और भोजपुरी बोली जाती है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे ज़्यादा पंचवर्षीय योजना किस देश में चलती थी, ठीक है। सबसे अधिक पंचवर्षीय योजना तो सोवियत संघ, सोवियत संघ क्या है, यह रूस है, ओके। क्या है, रूस। सबसे ज़्यादा पंचवर्षीय योजना किस देश में चली थी, तो रूस में, ओके। सोवियत संघ में आपको बताना है, सोवियत संघ में, ओके। रूस का ही हिस्सा है, में सबसे ज़्यादा पंचवर्षीय योजना चलाई थी। और उसका नाम था जोसेफ स्टालिन ने साल 1928 में सोवियत संघ में पहली पंचवर्षीय योजना लागू की थी। सोवियत संघ में कुल मिलकर 13 पंचवर्षीय योजना चलाई गई हैं और इन योजनाओं का मकसद है सोवियत संघ में तेजी से औद्योगिकरण करना। पहली पंचवर्षीय योजना 1928 से 1932 के बीच लागू की थी, ठीक है। और इस योजना का जो मकसद था तो पूंजीवाद के अवशेषों को खत्म करना और सोवियत रूस का औद्योगिकरण करना और कृषि का सामूहिकरण तथा मशीनीकरण करना था, ठीक है। और इसके बाद में जो ज़्यादातर देश थे कम्युनिस्ट देशों ने और कई पूंजीपति देशों ने भी पंचवर्षीय योजनाओं को अपने देश में अपनाया था, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, राहुल गांधी ने 2024 में किस लोकसभा सीट से इस्तीफा दे दिया था, ठीक है। तो किस लोकसभा सीट, तो वायनाड, ठीक है। वायनाड कहाँ है, कर्नाटक की, ठीक है। कर्नाटक की वायनाड लोकसभा सीट से कांग्रेस ने पार्टी ने के महासचिव जो थी वहाँ प्रियंका गांधी वाड्रा को टिकट दिया था, इसलिए उन्होंने ये पद छोड़ दिया था, ठीक है। इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया था राहुल गांधी ने, ठीक है। और ये प्रियंका गांधी का पहला लोकसभा चुनाव था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नॉर्मन बोरलॉग के पिता का नाम पूछा गया था, एक क्वेश्चन पूछा गया था या नहीं। जिन लोगों ने भी एग्जाम दिया है वो लोग कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है। तो नॉर्मन बोरलॉग के पिता का नाम है हेनरी ओलिवर बोरलॉग, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका था सीमांत गांधी किसे कहा था, तो जो खान अब्दुल गफ्फार खान है उनको ही सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता था, ठीक है। और वे एक पाश्तून स्वतंत्रता सेनानी थे, वे अहिंसा के सिद्धांतों पर आधारित खुदाई खिदमतगार आंदोलन के संस्थापक भी थे, ओके। और इनके बारे में जान लेते हैं इन्होंने क्या क्या महान कार्य किए थे कि वे सीमा प्रांत और बलूचिस्तान के एक महान राजनेता थे और वे महात्मा गांधी के करीबी सहयोगी भी थे। वे बच्चा खां और बादशाह खान के नाम से भी उन्हें जाना जाता था, ठीक है। उन्होंने भारत के आज़ादी के आंदोलन में भाग लिया था और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ अहिंसा के सिद्धांतों पर भी काम किया था। उन्होंने 1930 में खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना की थी और इस संगठन को सुर्खपोश या लाल कुर्ती दल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और उन्होंने पाश्तून के बीच लाल कुर्ती आंदोलन का भी उन्होंने आह्वान किया था। यहीं तक आपके सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को कर लें सब्सक्राइब। यदि आप कोई भी क्वेश्चन आपको रहता है कि छूट गया है या यदि आपने एग्जाम दिया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें। अगले शिफ्ट में अगला जो आएगा उसको भी हम ऐड कर लेंगे, ओके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।